जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और आपकी कोर्स बुक का ये यूनिट 9 है, जो बेसिकली कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जा सकता है और उसकी रिमूवल का क्या प्रोसीजर होगा। देन ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी तो वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद ऑडिटर के पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करेंगे। फिर ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स डिस्कस करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती है और फिर देखेंगे कि ये जो डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं इनके अंदर फर्दर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करें जी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो कि अब रिप्लेस हो चुका है कंपनीज एक्ट 2017 से, उसके तहत जो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि पहला ऑडिटर जो कंपनी ने अपॉइंट करना है उसके लिए शर्त ये की गई है कि 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनाई जाए तो उसके 60 दिनों के अंदर हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। अ, अगर कैजुअल वैकेंसी को क्रिएट हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे तो उस सूरत में जो भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी वो नेक्स्ट टर्नल मीटिंग में उसको फुलफिल किया जाएगा। और इसके हवाले से ये भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऐसे पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता जो पिछले 3 सालों में कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय रह चुका हो, या पार्टनर हो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्टर या ऑफिसर्स के साथ, या डायरेक्टर की स्पाउस हो, या ऐसा पर्सन जिसने कंपनी से लोन लिया हो या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो इन 5 ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको ऑडिटर के तौर पे नहीं किया जा सकता। ऑडिटर की रिमूवल की बात हो तो ये भी कंपनी लॉ के तहत ये मेंबर्स का राइट है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो जो होती है शेयर होल्डर्स की, और हर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी होती है साल खत्म होने के 3 से 6 महीने के अंदर, जिसमें मुनाफे का हिसाब शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है और ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट भी वहां की जाती है। तो उसमें जो प्रोसीजर्स फॉलो किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें प्रॉपर फिर ऑडिटर को नोटिस देने पड़ते हैं और उस सूरत में जो तरीकाकार है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इसकी रीडिंग आप कर लें। अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए कि हु कैन बी एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी जो स्पेसिफाई की गई है, he or she needs to be a chartered accountant within the meaning of chartered accountants ordinance 1961। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसके लिए होना जरूरी है। और उसके लिए फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसने अपने आर्टिकल्स या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट किया हो, एग्जाम सारे उसने सीए के पाकिस्तान के पास किए हों, और मेंबर हो उस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ पाकिस्तान का एसी हो या एफसी हो। इसमें फिर एक रियायत ये की गई है कि वो कंपनीज जिनका कैपिटल 3 मिलियन रुपीज या उससे ज्यादा है, उस सूरत में तो लाजमी उन्होंने ऑडिटर वही अपॉइंट करना है। अगर 3 मिलियन रुपीज से कम का कैपिटल है तो किसी और को भी जिसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ये ना हो अपॉइंट किया जा सकता है एज ए ऑडिटर। ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं। वो जैसे कि हमने पहले वो 5-6 लोगों की लिस्ट पढ़ी। ए पर्सन जो कंपनी के पिछले 3 साल के अंदर डायरेक्टर या ऑफिसर रहा हो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इस तरह जो कंपनी का पार्टनर्स हों, डायरेक्टर्स के पार्टनर्स हों वो नहीं बन सकते, स्पाउस नहीं बन सकते, कंपनी के साथ जो जिस बंदे का उधार चल रहा है वो नहीं कर सकता, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई और कंपनी नहीं बन सकती, और पर्सन और स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन ऑफ ऑल पार्टनर्स तो वो नहीं इसके ऑडिटर बन सकते। ऑडिटर की रिम्यूनरेशन की बात की जाए तो उसके अंदर ऑडिट फीस, उसके टैक्स सर्विस के लिए उसका मुआवजा, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी और आउट ऑफ पार्ट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होते हैं जब ऑडिट करने आता है तो वो उसके ऑडिट फीस का हिस्सा होते हैं, और जब अपॉइंट किया जाता है तो ऑडिट फीस तय की जाती है। अब अगर पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनी की बात की जाए, अगर मैं पावर्स की बात करूं तो पावर्स उसके पास बहुत सी होती हैं। उसका राइट होता है टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस करना। कंपनी का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप उसके सामने पेश करेंगे अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसकी बेस पे वो ऑडिट कर पाए। उसके बाद राइट टू अक्वायर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। रिकॉर्ड उसके सामने प्रेजेंट किया जाए, अगर बहुत सी बातें उससे क्लियर ना हो तो वो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के बाकी लोगों से एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है। देन उसका राइट है वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करे और उसके अंदर अपना मौकफ पेश करे। उसकी अगर ड्यूटीज की बात की जाए तो उसकी ड्यूटी है नंबर 1 टू सर्टिफाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब है ये वो रिपोर्ट होती है जो हर कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट करनी होती है, जिसपे लिखा होता है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डाटा, और उसके अंदर एडिटर ने
का लिख के बताना होता है कि आप वो इस पे सेटिस्फाई है या नहीं है। टू गिव रिपोर्ट ऑफ इंसेशन इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर जो रिपोर्ट शामिल होगी उसके हवाले से एडिटर ने अपना सर्टिफिकेट देना है। टू टेक पार्ट रिपोर्ट टू बी लेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, और सॉल्वेंसी की सूरत में, वाइंडिंग अप की सूरत में सॉल्वेंसी को सर्टिफाई उसमें करना होता है। कंपनी के ऑडिटर का जो स्टेटस होता है वो उसका इस तरह होता है कि जो शेयर होल्डर्स ने उसे अपॉइंट किया होता है, और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी शेयर होल्डर्स के नाम होती है, और वो उनका एक किस्म का उस तरह का एजेंट नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक ड्यूटी बाउंड होता है कि वो शेयर होल्डर्स को उनके मामलात पे बाखबर रखे। अच्छा, अब ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट बनाता है? अगर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं ब्रॉडली, एक क्लीन रिपोर्ट होती है और दूसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। क्लीन रिपोर्ट का ही दूसरा नाम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जब ऑडिटर को किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे मुकम्मल भरोसा, और वो फिर अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट जारी करता है। दूसरी तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट्स। क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर ये होता है, या उसे मॉडिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें ऑडिटर को किसी एक या एक से ज्यादा मैटर्स के हवाले से रिजर्वेशन हो, और उसे लगे कि ये फला फला चीज का डाटा या फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही मेंटेन नहीं किया गया, तो उस सूरत में ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है। उसके फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के हवाले से कर सकता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए गए, या चीजें सही तरह प्रेजेंट नहीं की गई, या वो अमाउंट ऑफ जो लाइबिलिटीज प्रेजेंट की गई हैं उनके साथ एग्री नहीं करता। तो इसके डिफरेंट आप समझने के फॉर्मेट्स हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वो कानून के तहत लाजमी है, जो एडिटर ने वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करनी होती है। प्रोस्पेक्टस के साथ रिपोर्ट हो सकती है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है। बेसिकली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होती हैं वो एक नेचर की आ रही होती हैं कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हो रही होती हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जनरली ऑडिटर जो है वो शेयर्स अलॉटमेंट, कैश रिसीव्ड, जो शेयर्स के हवाले से हुई होती है, और रिसीट्स एंड पेमेंट्स के हवाले से बात कर रहा होता है। और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ये उसका मेन काम होता है, जो ऑडिटर ने बना के कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने पेश करनी होती है। अगर इसके मैं फॉर्मेट की बात करूं तो डिफरेंट फॉर्मेट इसके फॉलो किए जाते हैं, जो ऑडिटर रिपोर्ट के है यहाँ पे सामने दिए हुए हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने वो प्रेजेंट करूँ। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो मेन रिपोर्ट होती है जो कंपनी लॉ के तहत ऑडिटर ने इशू करनी होती है, वो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से करता है, और वहाँ फिर प्रेजेंट करता है, और कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होती हैं साथ ये रिपोर्ट लगी होती है। उसका फॉर्मेट ये है जी, यहाँ पे दिया हुआ है पेज 289 पे। उसमें फिर एक पैराग्राफ ऑडिटर उस कंपनी का इंट्रोडक्शन देता है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है एक पैराग्राफ में, और इसका स्टैंडर्डाइज पैटर्न होता है, और फिर बाकी चीजों की वो वजाहत करता है और अपनी फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं क्लीन ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसका एग्जांपल दिया हुआ था। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चार मेन कंटेंट होते हैं। नंबर वन, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपने देनी होती है कंपनी के रिकॉर्ड्स के हवाले से, आप शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। कंफर्मेटिव विद लॉ सर्टिफिकेशन आपने करनी होती है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ के मुताबिक रखी जा रही हैं। कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स के हवाले से आपने बताना होता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक तरह रखे जा रहे हैं, और कोई चीज ऐसी आपके सामने नहीं आई जिससे आपको लगे कि कोई फ्रॉड हो रहा है, और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जा रही है। फिर बाकी ऑडिटर की और भी कई तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे बैंक की है, इंश्योरेंस कंपनी की है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, वो आगे इस यूनिट में दी गई हैं। उनको आप पढ़ लें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनमें क्या लिखा जाएगा। तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है जी। अब जरूरी ये है कि आप इस कोर्स के हवाले से जितनी चीजें कर रहे हैं, एक तो इनकी रीडिंग अच्छी तरह करें, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अपने पास लिख के ये चीजें याद करें, और जो जितनी ऑडिटिंग के हवाले से टर्मिनोलॉजीज हैं उनके अपने पास लिख लें, और जो चीज़ आपको समझना है आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो मेहनत करें जी, मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है। जितनी चीज़ें आप अच्छी तरह रीड आउट करेंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया।